हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टॉप 100 जेई एडवांस्ड पीवाईक्यूज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएचएम के बारे में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएचएम के कुछ अच्छे सवाल, 5 क्वेश्चंस ऑफ एसएचएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हम लोग का, एज यू कैन सी हियर, 2 point-like objects of mass 20 gram and 30 gram are fixed at two ends of a rigid massless rod of length 10 centimeter. This system is suspended vertically from a rigid ceiling using a thin wire attached to its center of mass. तो ये वायर है जो इस रॉड एंड पॉइंट मासेस के सेंटर ऑफ मास से कनेक्टेड है। ठीक है। द रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम अंडरगोज स्मॉल ऑसिलेशन. The torsional constant of the wire is given. The angular frequency of oscillation दिया हुआ है n into 10 raised to the power minus 3 रेडियन पर सेकेंड एंड n की वैल्यू पूछी हुई है। तो भाई बेसिकली हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता लगानी है। टॉर्शनल पेंडुलम है तो वी नो दैट टॉर्शनल पेंडुलम में टाउ कैन बी रिटन एज c into थीटा वेयर c इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। तो I अल्फा इज इक्वल टू c थीटा, alpha is equal to c by I into theta. That means omega is equal to under root of c by I. Now c की वैल्यू तो डायरेक्टली गिवन है तो हम फटाफट I की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड सिंपल है। यहाँ पे मासेस दिए हुए हैं दोनों के, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट जीरो कर देंगे। लेट्स से इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r1, इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r2। तो इट्स वेरी एविडेंट दैट r1 प्लस r2 जो कि लेंथ ऑफ रॉड है 10 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड 30 इंटू r1 शुड बी इक्वल टू 20 इंटू r2। ओके, तो यहां से इसको सॉल्व करके वी विल गेट r1 इज इक्वल टू हाउ मच 4 सेंटीमीटर एंड r2 इज इक्वल टू हाउ मच 6 सेंटीमीटर एंड दोनों का सम क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमें r1 r2 मिल जाएंगे एंड फिर हम इस एक्सिस के अबाउट, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस पूरे रॉड एंड पॉइंट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, जिसमें से रॉड तो मासलेस है तो सिर्फ हम इन पॉइंट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जो कि क्या होगा, दैट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I विल बी 30 ग्राम इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 20 ग्राम इंटू 6 का स्क्वायर। ओके, and this will be equal to 30 into 16 plus 20 into 36 जो कि हो जाएगा 480 plus 720, that will be 1200 एंड यूनिट क्या आएगी, इसको हमने ग्राम्स में लिया है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, that will be ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, so omega will be under root c by I. Put everything in SI unit and you will get the answer. तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना था। आई होप ये आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन a bob of mass m is equal to 0.5 kg is attached to a spring with natural length L naught, that is 0.1 meter. The spring constant K1 is equal to 0.009 Newton per meter. When the length of the spring L is greater than L naught, then this is the K that is applicable, and is K2, the spring constant is K2, that is 0.016 when लेंथ इज लेस देन L नॉट। ठीक है, मतलब नेचुरल लेंथ से ज्यादा लेंथ होगी तो K1 वैलिड होगा, नेचुरल लेंथ से कम लेंथ होगी तो K2 वैलिड होगा, यानी कि एक्सटेंशन में K1, कंप्रेशन में K2। फाइन। अब इस बॉब को रिलीज कर दिया गया L इज इक्वल टू 0.15 से, दैट इज मोर देन यू कैन सी द नेचुरल लेंथ, दैट मीन्स एक्सटेंशन पे ले जाके इसको छोड़ दिया गया। अज्यूम दैट हुक्स लॉ remains valid throughout the motion. If the time period of full oscillation is capital T, that is equal to n pi second, then what will be the value of n? Okay, to the closest integer हमें n की वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, एक बार क्विकली इस SHM को समझते हैं। यहाँ पे जो भी SHM होने वाला है, लेट्स से अगर ये नेचुरल लेंथ है तो यहाँ से एक्सटेंशन लिया गया है। इफ दिस इज वेयर L नॉट इज इक्वल टू 0.1 है ना, एंड दिस इज वेयर L इज इक्वल टू 0.15, तो ऑब्वियसली एक्सटेंशन से छोड़ी गई है, ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया है।
एंड यहां से ये ऑब्जेक्ट पहले मीन तक जाएगा, फिर मीन से कंप्रेशन जोन में जाएगा, फिर कंप्रेशन से वापस मीन पे आएगा एंड देन अगेन इस पॉइंट तक पहुंचेगा और तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगा। दैट मीन्स यहां से यहां आना, यहां से वापस जाना, दैट इज वन टाइम पीरियड। ओके, तो ऐसे में हम जानते हैं कि भाई अगर मीन से एक्सट्रीम की बात करें या एक्सट्रीम से मीन की बात करें तो t/4 लगता है, बट यहां पे इसके आगे k1 है, इसके इधर k2 है। मीन से या नेचुरल लेंथ से एक्सटेंशन में स्प्रिंग कांस्टेंट k1 लेना है, कंप्रेशन में स्प्रिंग कांस्टेंट k2 लेना है, तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो दिस विल बी t1/4, दिस विल बी t2/4, देन अगेन t2/4 एंड देन फाइनली t1/4। ओके, तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा t आना चाहिए t1/2 प्लस t2/2। ओके, सो दैट विल बी 2 pi अंडर रूट m by k1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 pi अंडर रूट m by k2 डिवाइड बाई 2 एंड दिस इज हाउ विल गेट द टाइम पीरियड। एंड इसको हम अगर सॉल्व करके like solve for these two individually and then add them, वहां से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question. A spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. The spring constant is 2 Newton per meter and the mass of the block is 2 kg. ये स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 2 और मास भी दिया हुआ है 2। ठीक है, इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड कंडीशन, अनदर ब्लॉक ऑफ 0.1 kg इज मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स इलास्टिकली। ये वाला ब्लॉक जाके इस वाले ब्लॉक से इलास्टिकली कोलाइड कर जाता है। ठीक है, तो कोलिजन इज सच दैट 2 kg block does not hit the wall. The distance in meters between the two blocks when spring returns to its unstretched position. मतलब टकराने के बाद ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके वापस जब ये इसी पोजीशन पे आएगा तब इन दोनों ब्लॉक के बीच की दूरी बतानी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब ये कोलिजन होगा तब इन दोनों की इंडिविजुअल वेलोसिटीज क्या होंगी। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये 1 kg का ब्लॉक है और ये 2 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, इलास्टिकली कोलाइड होगा 2 kg के ब्लॉक से। तो इसको समझते हैं। लेट्स से पोस्ट कोलिजन इन दोनों की वेलोसिटी है, लेट्स से 1 kg वाले की वेलोसिटी है v1 एंड 2 kg वाले की वेलोसिटी है v2। अभी मैंने दोनों को सेम डायरेक्शन में मान लिया है। अगर v1 की वैल्यू या v2 की वैल्यू, वैसे v2 का तो ऑब्वियस है कि वो सामने ही जाएगा, बट v1 के लिए वी आर नॉट सर्टेन कि वो टकराने के बाद आगे ही जाएगा या पलट के पीछे आ जाएगा। तो अगर v1 का आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब वो आगे ही जाने वाला है, अगर ये v1 का आंसर नेगेटिव आता है मतलब ये पीछे जाने वाला है। ठीक है, तो कंडीशन लगा देते हैं। सबसे पहले E की डेफिनेशन, इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सॉरी, E is equal to what? Velocity of separation, that is v2 minus v1 divided by velocity of approach, that is 2. Okay, तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल गई v2 minus v1 is equal to 2. Okay, ये E की डेफिनेशन से मिल गई। नाउ मोमेंटम कंजर्वेशन कर देते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज 1 into 2, फाइनल मोमेंटम इज 1 into v1 प्लस 2 into v2। ओके, तो यहां से एक और डेफिनेशन, एक और इक्वेशन मिल जाएगी 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू 2। अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें तो v1 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 3v2 इज इक्वल टू 4। तो v2 जो आएगा हमारा वो आएगा 4/3 और v2 को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख के v1 की वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिए v1 विल बी v2 माइनस 2। तो अगर हम 4/3 माइनस 2 करेंगे तो v1 आएगा -2/3। इसका मतलब साफ है कि टकराने के बाद पहला वाला ब्लॉक आगे जाने के बजाय इन रियलिटी पीछे जाने लगा 2/3 से। अच्छा, 2/3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, एक्सक्यूज मी। सो ये जाने लगा पीछे 2/3 मीटर पर सेकेंड से। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए कि भाई जब ये कोलिजन हुआ उसके बाद ये आगे जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेस होगा, वापस इसी पोजीशन पे आएगा और जब ये इसी पोजीशन पे आएगा तब मुझे 1 kg और 2 kg के बीच की दूरी बतानी है। मतलब जितना समय ये 2 kg यहां से जाके यहां आने में लेगा उतने समय तक
ये जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये वापस चल रहा होगा कितने से, 2/3 से। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो डिस्टेंस सिंपल है, यहां मैं कर दे रहा हूं। तो उनके बीच की दूरी जो आएगी वो आएगी v1 की वेलोसिटी इनटू टाइम। अब टाइम कितना लिया जाएगा, तो इट इज वेरी क्लियर, टाइम लिया गया होगा टाइम पीरियड बाय 2, क्योंकि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये इसकी मीन पोजीशन थी, मीन से एक्सट्रीम जाके वापस मीन पे आने में टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड बाय 2। ओके, सो हम लोग यहाँ वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टाइम पीरियड बाय 2, तो 2π/2 अंडर रूट m/k, m भी 2 है एंड k भी 2 है, तो ये हो जाएगा 1, 2 कट जाएगा, बचेगा पाई, तो आंसर विल बी 2π/3। ओके, इसी को सॉल्व कर लेंगे एंड देन वी कैन पुट इन द इंटीजर और न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। आई गेस ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और यहाँ पे क्लोजेस्ट इंटीजर में भी नहीं पूछा है, तो आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू फिलअप करनी पड़ेगी। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। A block with mass capital M is connected by a massless spring with stiffness constant K to a rigid wall and moves without friction on a horizontal surface। ठीक है, तो जो ब्लॉक है मास m के साथ है और ब्लॉक m मास का है और स्प्रिंग से लगा हुआ है, जो एक मासलेस स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस क्या दे रखी है, K, जो कि रिजिड वॉल से अटैच्ड है। द ब्लॉक ऑसिलेट्स विद स्मॉल एम्पलीट्यूड A अबाउट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन x0, मतलब वो x0 के अबाउट ऑसिलेट करता है। दो कंडीशन दी हैं, दो केसेस दिए हुए हैं, व्हेन द ब्लॉक इज एट x0 एंड व्हेन ब्लॉक इज एट x0 प्लस a। इन बोथ द केसेस a particle of mass small m is softly placed on the block, after which they stick to each other. Which of the following statement is or are true about the motion after the mass m is placed on the mass capital M? ओके, तो सिंपल सी कहानी है दोस्तों, इसमें एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक पोजीशन है x0 वाली जो कि मीन पोजीशन होगी आपकी, और एक पोजीशन के बारे में बात किया है जो कि है x0 प्लस a वाली जो कि एक्सट्रीम पोजीशन है। तो दोनों केस में एक छोटा m मास रखा जा रहा है, जैसे यहां पे एक m मास रख दिया, केस 1 ये है। दूसरा केस है कि एक्सट्रीम पे जब था तब मास m रख दिया। तो अब इन दोनों ही केस को इवैल्यूएट करना है और हमें आंसर देना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन चेंजेस बाय फैक्टर दिस इन द फर्स्ट केस एंड इन द सेकंड केस इट रिमेन्स अनचेंज्ड। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड पहले वाले केस में बदल जाएगा बट दूसरे केस में नहीं बदलेगा। तो चलिए क्विकली चेक कर लेते हैं। तो केस 1 के बारे में बात करता हूं। केस 1, ओके, फर्स्ट पॉइंट के लिए केस 1 बात कर रहा हूं। तो केस 1 जब आप यहां पे पार्टिकल रखेंगे तो क्या होगा, इसके पास ऑलरेडी अभी एक वेलोसिटी होगी क्योंकि मीन पोजीशन पे है, ऑसिलेट कर रहा है, तो m के पास वेलोसिटी होगी ओमेगा इनटू a, जो कि ऑलरेडी उसका एम्पलीट्यूड रहा होगा बिकॉज एट मीन पोजीशन ओमेगा a इज द वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू v। ओके, और ये v को हम क्या लिख सकते हैं, v को हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी भी वो मीन पे ही है, तो ओमेगा डैश इनटू a डैश, नया एम्पलीट्यूड इनटू नया ओमेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो m ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट k डिवाइड बाय कैपिटल M इनटू a इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओमेगा डैश को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट k डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ओके, इनटू a डैश। एंड बस इसको सॉल्व करके हमें a डैश मिल जाएगा। तो a डैश विल बी, जैसा कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, यहां से m से और ये रूट m कटेगा तो एक रूट m ऊपर बचेगा, और इधर से ये कटेगा तो एक रूट m प्लस m ऊपर बचेगा। तो आंसर आएगा m डिवाइड बाय m प्लस कैपिटल M टाइम्स ऑफ a, दैट इज माय a डैश। तो भैया हाँ, केस 1 में तो जो ये बात इन्होंने लिखी है वो सही है, ठीक है, कि एम्पलीट्यूड दिस मच टाइम्स हो जाएगा। बट केस 2 की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने केस 2 में एक्सट्रीम पे रखा था, तो एक्सट्रीम पे m की वेलोसिटी क्या थी, इसकी स्पीड खुद क्या थी, 0 थी। तो अगर 0 स्पीड पे कोई ब्लॉक रख दोगे तो मोमेंटम स्टिल 0, एंड अभी भी मीन से जो एक्सट्रीम तक की दूरी आएगी वो a की a बनी रहेगी, मतलब ब्लॉक रखने के बाद भी एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, a रहेगा। इसका मतलब है पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन कहता है द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस इज सेम। और देख लेते हैं फाइनल टाइम पीरियड के लिए क्या करेंगे।
तो ये तो पहले पॉइंट के लिए हो गया। सेकंड पॉइंट के लिए देखिएगा, टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का हमेशा क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m by m plus m, that is because the net mass is m plus m divided by k, और दोनों ही केस में यही टाइम पीरियड रहने वाला है, बिकॉज द नेट मास दैट इज ऑसिलेटिंग इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो टाइम पीरियड दोनों का सेम रहने वाला है, इसीलिए आई कैन से B इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। द टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ दी केसेस। चलो इसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, देखिएगा तो SHM की टोटल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ के ए स्क्वायर। अब देखिए पहले केस में ए बदल गया, मतलब एनर्जी बदल गई, ए कम हो गया था तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम, केस 1 में, ठीक है। तो केस 1 टोटल एनर्जी जो होगी वो घट जाएगी, बट केस 2 के अंदर हाफ के ए स्क्वायर को देखोगे तो ना हाफ बदला, ना के बदला, ना ए बदला, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दिस टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम। ओके, सो हम कह सकते हैं सी इज द रॉन्ग आंसर। ओके, सी गलत ऑप्शन है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस। बोल रहे हैं कि भैया मीन पे आके स्पीड दोनों ही केस में बदल गई, तो फटाफट चेक कर लेते हैं। पहले केस में क्या होगा, इन केस 1 इट विल बी ओमेगा डैश इंटू ए डैश, ये आएगी नई स्पीड मीन की, ए डैश भी कम है, ओमेगा डैश भी कम हो चुका है, तो यस वी इज रिड्यूस्ड। केस 2 की बात कर लेते हैं, ओमेगा तो बदल गया है बट ए नहीं बदला है, ए कांस्टेंट है बट ओमेगा डैश घट गया है, दैट मींस स्पीड इसमें भी क्या हो गई है, घट गई है। तो दोनों ही केस में स्पीड घट रही है एट मीन पोजीशन, दैट इज व्हाई वी कैन से डी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ओमेगा कैसे घट रहा है, तो मैं ओमेगा फिर से लिख दे रहा हूं, ओमेगा इज नथिंग बट, ओमेगा डैश इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ के बाय एम प्लस कैपिटल एम। पहले ओमेगा क्या था, के बाय कैपिटल एम, और अब क्या है, के बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। डिनोमिनेटर इंक्रीज कर गया इसलिए ओमेगा रिड्यूस कर गया। ओके, तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। इसी के साथ हमारा इसका आंसर आ चुका है ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करते हैं। नाउ ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स मैच स्टाइल में है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड एनर्जी है। 4 possible forms of potential energy of the particle are given in column 1, where A and U naught are constant, and we have to match the potential energy in column 1 to the corresponding statement in column 2. चलिए ठीक है, तो इधर सारी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, इधर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें से मेजरली मैं देख पा रहा हूं कि फोर्स 0 कहां हो रहा है, फोर्स 0 कहां हो रहा है, एंड फोर्स 0 कहां हो रहा है। 3 ऑप्शन तो यही है। उसके बाद पार्टिकल experiences an attractive force towards x is equal to 0, मतलब पार्टिकल पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है या नहीं वो चेक करना है। और लास्ट, पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u नॉट बाय 4 विल ऑसिलेट अबाउट दिस पॉइंट, तो ये भी हमें चेक करना है। तो चलिए मैं पहला ऑप्शन आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूं कि कैसे इस मैट्रिक्स मैच को अप्रोच करना है, एंड सेम पैटर्न पे आपको ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस को वर्कआउट करना है। तो u1 की वैल्यू लिख लेता हूं, u नॉट बाय 2 1 minus x by a whole square का whole square. Okay, so first option I'm doing u1x is equal to u naught by 2 bracket 1 minus x by a whole square. Let me just check what is it, x by a whole square, yes, and इसका भी पूरे का whole square. Okay, so first of all how to proceed, potential energy दिया हुआ है तो force को क्या लिखेंगे, minus du by dx. Okay, तो इसको differentiate करेंगे तो what we will get, u नॉट बाई 2, पावर 2 का बाहर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, पावर आ जाएगी 1। एज वी विल एंटर इनसाइड, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1 माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ओके, विल गेट 1 माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। सॉरी माय बैड, अरे आई एम रियली सॉरी, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसका 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग एज फोर्स। तो माइनस यहां है और ये एक और माइनस था तो ये माइनस लगा दिया मैंने, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, सो इट विल बी u नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड इनटू 2x बाय ए स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फोर्स। अब ये फोर्स 0 कब होगा, तो इसको 0 कर दीजिए,
सो व्हेन यू पुट F इज इक्वल टू 0 यू विल गेट फैक्टर्स। तो क्या मिलेगा यहां पे, फोर्स विल बी 0 व्हेन A माइनस एक्स इज 0 और A प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। कहां से आया, इस वाले एक्सप्रेशन से। और फाइनली x इज इक्वल टू 0। इन 3 पॉइंट्स पे फोर्स 0 हो जाएगा। तो इधर से निकल के आएगा x इज इक्वल टू a, इधर से निकल के आएगा x इज इक्वल टू माइनस a, एंड इधर से निकल के आएगा x इज इक्वल टू 0। तो पहले वाले ऑप्शन के अंदर a पे, माइनस a पे, 0 पे, तीनों ही जगह पे फोर्स क्या हो रहा है, 0। तो वी कैन से फॉर द फर्स्ट ऑप्शन ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, एंड ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब आगे के लिए कैसे चेक करेंगे, अब ये चेक करना है कि पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्टिव रिस्टोरिंग फोर्सेस लग रहे हैं कि नहीं x इक्वल टू 0 के अबाउट। तो क्या कैसे चेक करेंगे, इन द रीजन x मॉड ऑफ x लेस देन a। मॉड ऑफ x लेस देन a का मतलब है x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन माइनस a। मतलब 0 के राइट एंड लेफ्ट में हम चेक करके देख लेंगे, जैसे ही हम x को स्लाइटली पॉजिटिव करते हैं क्या फोर्स नेगेटिव होता है या नहीं, दैट विल डिसाइड एवरीथिंग। तो भाई जैसे ही इसके अंदर x को स्लाइटली पॉजिटिव करोगे तो व्हाट विल हैपन, दिस विल रिमेन पॉजिटिव बट दिस विल बिकम व्हाट, x पॉजिटिव करोगे तो ओवरऑल टर्म क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो फोर्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस इट विल नॉट बी रीस्टोरिंग। सो देयरफॉर पहले वाले के आंसर में s विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। एंड लेट अस चेक फॉर t, द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी u0 by 4 कैन ऑसिलेट अबाउट द पॉइंट x इक्वल टू माइनस a। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं यहां पे। तो अगर हम यहां पे u को देखिएगा, यहां पे जहां पे हमने ये f को 0 कराया है, that is basically where du by dx is getting 0. So basically these will be the point of maxima and minima. Okay, now एक एक बार वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। जब x 0 डालेंगे तो यहाँ पे u1 का सबसे छोटा वैल्यू आएगा, सॉरी सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, बिकॉज जैसे ही आप a डालेंगे 1 माइनस 1 विल मेक इट 0, एंड जैसे ही माइनस a डालेंगे अगेन 1 माइनस 1 विल बी 0। सिर्फ x 0 डालने पे यहाँ पे u0 by 2 आएगा। तो कहीं ना कहीं x 0 पे मैक्सिमा बन रहा होगा और माइनस a पे एंड प्लस a पे मिनिमा बन रहा होगा, राइट। एंड आई शुड मेक इट लाइक दिस, ऐसे कुछ कि भैया x इक्वल टू 0 पे ये आ रहा होगा u0 by 2 एंड x इक्वल टू a पे 0, x इक्वल टू माइनस a पे 0। ओके, एंड अब हमें पता करना है कि क्या जो एक पार्टिकल है जिसका एनर्जी है u0 by 2, क्या वो SHM ऑसिलेट कर पाएगा कि नहीं x इक्वल टू माइनस a के अबाउट। सी नो डाउट दैट x इक्वल माइनस a इज अ मिनिमा। सो आप जानते हैं जब भी आप ux का कर्व बनाते हैं एंड मिनिमा विल बी द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर यहां पे कोई पार्टिकल को छोड़ेंगे इट विल ऑसिलेट फॉर श्योर। ओके, सो वैसे तो ग्राफ से भी आप जज कर पाएंगे, एंड अदरवाइज आप ऐसे सोच सकते हैं कि भाई अगर किसी पॉइंट पे u मैक्सिमा इज नोन एज u0 by 2 एंड u मिनिमा इज नोन एज लेट्स से 0, ठीक है, तो अगर किसी का पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमा से कम है और मिनिमा से ज्यादा है तो श्योरली इट विल बी एबल टू ऑसिलेट। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल का एनर्जी मैक्सिमा से ज्यादा होता या मिनिमा से कम होता तो वो उस SHM या उस ऑसिलेशन के अंदर फिट ही नहीं हो सकता है। ठीक है, सो इन दिस कंडीशन u by 4 is an apt value for a particle to perform SHM at this point. Okay, so this will also be the correct answer. तो इसी प्रकार से आपको रिमेनिंग ऑप्शंस को भी चेक करना है। सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस du by dx लेंगे, वहां से फोर्स आएगा, फोर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे तो पहले 3 ऑप्शंस में से आप आंसर कर पाएंगे। एंड टू चेक whether x equal to 0 is a stable equilibrium or not, तो x में slightly positive x डाल के देखिए, अगर फोर्स slightly negative आता है तो that means it has a restoring effect. ओके, तो वहां पे अगर पार्टिकल आगे जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स उसको पीछे लेके आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट दी ग्राफ, और अगर ग्राफ पे आपको मिनिमा साइड मिल रहा है तो वहां पे SHM होगा, वहां ऑसिलेशन होगा, राइट। सो विद दिस आज के सारे सवाल होते हैं खत्म। थैंक यू, आई होप यू आर लर्निंग फाइन। With this, best wishes. Thank you all.